आइए एसपीएल मिड कैप्स में भी हमारे दोनों मेहमान हैं तैयार। मंडे का दिन है, इसका मतलब है सेठी साहब और पालविया साहब दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसपीएल में। स्वागत है आप दोनों का, सेठी सर और पालविया साहब। सेठी साहब बताएं, आज की लॉन्ग टर्म पिक कौन सी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। और पहले तो सबसे पहले एडवांस में इंडिपेंडेंस डे की आपको, नेहा को, फिर जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दीपांशु, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है HBL पावर, जो अभी 229 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को अगर आपको याद हो तो जो उड़ीसा में एक अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसके तुरंत बाद, मतलब 6 जून को मैंने पहली बार इसको आइडेंटिफाई करके रिकमेंड किया था, बिकॉज ये कंपनी रेलवे की जो सेफ्टी सिस्टम्स है उसमें काम करती है। और उस दिन 127 रुपए के लेवल्स पे इसको रिकमेंड किया और वहां से आज 2 महीने में 80% से ज्यादा के रिटर्न्स इसने ऑलरेडी दिए हैं। बट अभी भी ये स्टॉक अच्छा लगता है। इस ओवर द वीकेंड या फ्राइडे को इसके नतीजे आ गए। नतीजे इस तिमाही के बहुत ही दमदार थे। पैट आया 51 करोड़ का, जो पिछले साल 19 करोड़ का पैट था इस क्वार्टर में, तो इतनी जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है। बाकी ये कंपनी जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको हम कवच बोलते हैं, वो बनाती है और वहां पे अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अभी हाल ही में ईस्टर्न रेलवे से भी इनको 220 करोड़ का ऑर्डर मिला और हमने सरकार को भी ये बोलते हुए सुना कि 1 लाख करोड़ तक वो स्पेंड करेंगे ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको रिवैम्प करने में, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। बाकी एक जबरदस्त ग्रोथ दर्ज कर रही है। और इनका जो दूसरा बिजनेस है जो बैटरीज बनाती है, जिसमें ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निकेल कैडमियम बैटरीज बनाने वाली कंपनी है और ये डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है। सबमरीन्स है, टॉर्पिडोज, फिर मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट, इनके लिए बैटरीज बनाती है और सीमेंस को भी वर्ल्ड वाइड ये बैटरीज सप्लाई करती है। तो इस तरह की कंपनी है। मुझे लगता है हालांकि स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, बट यहां से भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं और खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 325 ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। ओके, 9 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में HBL पावर तगड़े फंडामेंटल सेठीज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 325 के टारगेट के लिए करें HBL पावर में खरीदारी। चलिए पालविया सर, बहुत स्वागत है। बताइए सर, लॉन्ग टर्म पिक आपकी कौन सी निकल कर आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बॉम्बे डाइंग। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक में हालांकि काफी बड़े करेक्शन हमने पिछले साल में देखे, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से देखें तो स्टॉक में एक रिवर्सल यहाँ पे मंथली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। बॉम्बे डाइंग में हमें लगता है कि अब यहाँ से एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। अपसाइड का टारगेट हम 200 रुपए तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 98 रुपीज के आसपास। तो बॉम्बे डाइंग पे बाय करने की सलाह है लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, तो लॉन्ग टर्म पिक आती हुई बॉम्बे डाइंग में 98 का स्टॉप लॉस लगा के यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। चलिए 10 की कमाई का अगला स्टॉक ले लेते हैं मेहुल कोठारी जी से। मेहुल जी बताइए। नेहा जी, आज 10 की कमाई का जो स्टॉक है FMCG स्पेस से है वो है ब्रिटानिया इसलिए बिकॉज रिसेंटली ये काउंटर तकरीबन 5000 के ऊपर से कॉन्स्टेंटली करेक्ट हो रहा है और अच्छा खासा करेक्शन आ गया। 200 दिन के मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट किया, तो मैं समझता हूँ शार्प बाउंस आ सकता है इस काउंटर में, तो यही ही भाव पर लेने की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 4350 का, सो 4350 के स्टॉप लॉस से ब्रिटानिया बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 4670 का शॉर्ट टर्म में। ओके, तो 4670 के टारगेट के लिए यहां पर आप करनी है खरीदारी। ब्रिटानिया पर आपको राय आती हुई दिख रही है। बड़ा स्टॉक है और एक्शन में भी आ सकता है। एक और बड़ा स्टॉक जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है वो है PVR आइनॉक्स। स्टॉक का ऑलरेडी अच्छे मोमेंटम में आपको दिखेगा और खबर का भी इसको सपोर्ट है ओवर द वीकेंड। आप जानते ही हैं गदर के लिए किस तरह का फैन क्रेज रहा है। लोग ट्रैक्टर में मूवी देखने जा रहे हैं, रिटर्न ऑफ सनी देओल, और लोगों ने काफी वेलकम किया है इसको। वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय PVR आइनॉक्स, और कंपनी कह रही है कि वीकेंड पर रिकॉर्ड बिक्री उन्होंने दर्ज करी है। 11 से 13 अगस्त के बीच 33.5 लाख टिकटों की आपको बिक्री होती दिख रही है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ का आपको होते हुए दिखा है। तो 2 पावर पैक परफॉर्मर्स है। रजनीकांत जी की भी मूवी हमने देखा है, रिलीज हुई थी अर्लियर दिस लास्ट वीक,
और उसके बाद गदर 2 भी रिलीज हुई है, तो जबरदस्त कलेक्शन रहा है। सिर्फ 13 अगस्त को बॉक्स ऑफिस की आय करीब 40 लाख की रही है। तो ओवर द वीकेंड पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड टिकटों की बिक्री रही है और रिकॉर्ड कलेक्शन रहा है बॉक्स ऑफिस पर मूवी सेगमेंट से। तो पीवीआर आइनॉक्स के लिए बड़ी खबर है, सेक्टर का लीडर है और एकमात्र अब लिस्टेड कंपनी है, बड़ी लिस्टेड कंपनी है, और भी कुछ छोटी कंपनीज हैं, बट पीवीआर आइनॉक्स का जो अपडेट अभी आपको आते हुए दिख रहा है उसका इंपैक्ट है, वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय ये काउंटर। सुमित जी एक बार जरा चार्ट भी देखें, पीवीआर आइनॉक्स अच्छा अपडेट भी आ रहा है, करीब 100 करोड़ की कमाई करी है बॉक्स ऑफिस लेवल पर पिछले 3 दिनों में। आई थिंक सुमित जी की तरफ से थोड़ा ऑडियो इशू आपको आते हुए दिख रहा है। सिटी साहब से भी इस पर एक बार राय लूंगा, बट चार्ट चेक एक बार हिमांशु जी जरा आप दे दें सर, पीवीआर आइनॉक्स 1685 का लेवल। जी ऐसा लगता है कि स्टॉक एक अच्छा बेस बना चुका है 1400 रुपए के आसपास, और वहां से हमने लगातार स्टॉक में ऑलरेडी ये शायद जो अच्छी खबरें हैं ये प्राइसिंग करते हुए देखी, और इसी के चलते पिछले लगातार 4 हफ्तों से लगातार स्टॉक एक हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ी और अपसाइड दिखा सकता है, 1750-1770 रुपए तक की एक अपसाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक 1900 रुपए तक के लेवल्स भी पोजिशनली दिखाने का एक पोटेंशियल रखता है। तो जिनके पास तेजी की पोजीशन है स्टॉक में डेफिनेटली बने रहे। अगर फ्रेश खरीदारी का व्यू है तो कोई अगर डिप आने वाले दिनों में मिलता है 1650-1630 के जोन में, वहां पे खरीदारी करें, और फ्रेश पोजीशन के लिए 1580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पे तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, तो यह आपके लिए पीवीआर आइनॉक्स तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। आज कमजोर बाजार में कुछ स्टॉक्स जो होल्ड आउट कर रहे हैं, और ये वायदा कारोबार का आपके लिए टॉप गेनर भी है। आइए लॉन्ग टर्म पिक लेते हैं, माफ कीजिएगा, लॉन्ग टर्म पिक तो ले ली हमने पालवे साहब और सेठी साहब की तरफ से, अब वक्त है आपके लिए पोजिशनल पिक का। सेठी साहब बताएं आज की पोजिशनल कॉल कौन सी है? बिल्कुल दीपांशु, जो आज की मेरी पोजीशनल पिक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। स्टॉक का नाम है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, जो अभी 745 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके पोजीशनल टारगेट है 800 रुपए के, स्टॉप लॉस सकता है 725 रुपए का। एक डाइवर्सिफाइड हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मेनली बॉयलर्स, फिर शुगर प्लांट्स, पावर प्लांट्स और डिफेंस, इन सब सेक्टर्स के लिए काम करती है। इनके जॉइंट वेंचर भी है कई कंपनियों के साथ, इटली, जापान, फिनलैंड, यूएसए, कनाडा, इस तरह के कंट्रीज की कई कंपनीज के साथ इनके जेवीज हैं। तो एक बहुत ही दमदार कंपनी है। और इतना ही नहीं, ये कंपनी शुगर और एथेनॉल के कारोबार में भी है। इनकी एक सरस्वती शुगर मिल करके नोएडा में एक शुगर मिल है, तो जिसके अंतर्गत ये शुगर और एथेनॉल के कारोबार में भी है। और कंपनी का जो नाम ISGEC, उसका पूरा नाम इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ही है। बाकी इस तिमाही के नतीजे इसके भी आ गए, इस वीकेंड या फ्राइडे को आए थे, बहुत ही दमदार नतीजे थे। 18 करोड़ का जो पैट था पिछले साल जून क्वार्टर में, उसके सामने 52 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। और हम देख रहे हैं इस तरह की जो इंजीनियरिंग वाली कंपनियां हैं, चूंकि केपेक्स को काफी फोकस में है, केपेक्स पूरा, तो ये सब कंपनियां अच्छा कर रही है। मैंने इस सेगमेंट से AIA इंजीनियरिंग, अनूप इंजीनियरिंग, पिट्टी इंजीनियरिंग, कई सारी कंपनियां कई बार रिकमेंड करी है, इसको भी कई बार रिकमेंड किया। तो इस स्टॉक में अभी भी इस रिजल्ट के बाद कॉन्फिडेंस और आता है, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 800 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 725। चाहे दीपांशु आप पीवीआर पे बात कर रहे थे, तो पीवीआर पे अगर आपको याद हो, थर्सडे को मैंने, लास्ट थर्सडे, जो थर्सडे को मेरा मॉर्निंग शो में रहता हूं, उसमें मैंने पीवीआर को रिकमेंड किया था, और मैंने जस्टिफिकेशन भी यही दिया था कि मैं पिछले वीकेंड को बेंगलोर में था, तो वहां पे जिस तरह का एक जेलर के लिए जो माहौल बना हुआ था, ऑफिसेस की छुट्टी दी गई थी जेलर के ओपनिंग डे पे 10 तारीख को, और बाकी मैंने ये भी कहा था गदर 2 और ओ माय गॉड 2 दोनों को बहुत अच्छी रिव्यूज है या बहुत अच्छे बुकिंग्स मिलने चाहिए, तो उस कारण से अच्छा लग रहा था और मेरी रिकमेंडेशन थी, और स्टॉक ने बहुत अच्छा किया। और फॉर्चुनेटली मुझे इस वीकेंड को गदर 2 का प्रीमियर शो देखने का मौका मिला विद सनी देओल, और ये सब थे उसमें, आपके अमीषा पटेल और धर्मेंद्र भी थे। तो अच्छी मूवी है, मतलब जिस तरह की पहली गदर थी उसी तरह की मूवी है, और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, और उसका एक असर हम पूरे पीवीआर आइनॉक्स में देख रहे हैं। सेठी साहब थोड़ा ये तो आपको पहले बतानी चाहिए थी इस बात सर, आप तो प्रीमियर के लिए गए थे, जरा मूड माहौल बताइए कैसा था थिएटर में। हम देख रहे हैं अक्रॉस द कंट्री जो विजुअल्स आ रहे हैं, किस एक्साइटमेंट के साथ लोग देख रहे हैं, तो प्रीमियर पर इतने सेलिब्रिटीज के साथ कैसा मूड माहौल था सर? अरे बहुत ही जबरदस्त, मतलब वो प्रीमियर में भी इतनी भीड़ थी कि जिसको भी इनवाइट किया गया होगा सब आ गए, और इनके थोड़े एक्सपेक्टेशन थे कि लोग कम टर्न आउट होंगे, तो वहां पे भी बहुत भीड़ थी। बट बॉम्बे में प्रीमियर में ट्रैक्टर में तो कोई देखने नहीं आया था, बट दोनों में क्रेज था, चाहे वो सनी देओल का हो और वो एक
सीन दिखाते हैं जब वो हैंडपंप दिखाते हैं, मतलब सनी देओल के पास एक सीन कोई भी हथियार नहीं होता है और अचानक से वो एक हैंडपंप दिखाते हैं और उसमें एक पॉज होता है 15-20 सेकंड का, बस। तो इस तरह के एलीट क्राउड ने भी सीटियां बजानी शुरू कर दी, मतलब थिएटर के अंदर माहौल बहुत ही जबरदस्त था। चलिए बढ़िया, शेरी साहब का तो बढ़िया वीकेंड रहा मूवी को देखकर, और हम स्टॉक पर भी रिएक्शन देख रहे हैं जो अभी अभी पीवीआर की तरफ से अपडेट भी आया है, तो लोगों को पसंद आ रही है गदर 2, और इसलिए आप बड़ा एक्शन भी इस पर देख ही रहे हैं। आइए, आई थिंक पालिया साहब से भी लेनी है उनकी पोजीशनल कॉल। पालिया साहब बताएं सर आपका स्टॉक। दीपांशु जी, पोजिशनल पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये स्टॉक में देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक दिखाता है कि एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे स्टॉक में बनते हुए दिख रहा है। ओवरऑल अगर इसके शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे भी बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 415 से लेके 440 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 305 रुपए के आसपास। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमें पसंद आ रहा है यहाँ पे पोजिशनल पिक में। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर रखिए नजर। आज सुबह जय ने अपनी जब फ्रीडम स्टॉक्स दिए थे तो उसमें जय की भी रिकमेंडेशन यही काउंटर था। पालिया साहब की तरफ से भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर रखना है आपको पोजिशनल व्यू। बताइए, नतीजों का सीजन फुल फॉर्म में है और हम बात कर रहे थे बीसीएल इंडस्ट्रीज की, जहां पर हम नतीजों पर मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं न्यूज पर व्यूज में। बीसीएल इंडस्ट्रीज 1976 से इस कंपनी ने कामकाज शुरू किया है। डीडी मित्तल द्वारा स्थापित मित्तल ग्रुप का हिस्सा है ये कंपनी। खाने के तेल, वनस्पति, डिस्टिलरी और रियल एस्टेट सेगमेंट्स में इनका कामकाज है। बट जो हम जानते हैं इसको, देश में अनाज आधारित ईएनए, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और एथेनॉल के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 40 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। देश की सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड एग्रो आधारित खाद्य तेल कंपनी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल मित्तल साहब, कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, बॉस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के ग्रेजुएट हैं सर। साथ ही फाइनेंस, फंड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका लंबा अनुभव है। 1 अप्रैल 2020 से बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव के पद पर भी सर का कामकाज संभाल रहे हैं, और साथ ही उनकी देखरेख में हमने देखा है कि कंपनी ने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी किया है। मित्तल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए, अपने नंबर्स पर बात करने के लिए। नंबर्स अच्छे रहे हैं, 14% रेवेन्यू ग्रोथ है, मुनाफा 5% बढ़कर आया, मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखा और 35% एबिटा भी बढ़ा है। तो जरा बताएं सर, क्या कुछ हाइलाइट्स रहे, कैसे आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई? नमस्कार सर, थैंक यू। सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो रहा है हमारे ग्रोथ में इस क्वार्टर में, वो है जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सब्सिडरी से सुरक्षा डिस्टिलरी लिमिटेड, जो 200 KLPD का ईएनए और एथेनॉल प्लांट है खड़गपुर बंगाल में। तो ये इस कंपनी का सेकंड क्वार्टर था जब इसने ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव करी। यहाँ पर ईबिटा मार्जिन बहुत अच्छे देखने को मिले कंपनी को, 16% से ऊपर, जो इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता है। तो इधर से काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन आई है। बठिंडा का जो हमारा एग्जिस्टिंग डिस्टिलरी सेक्टर है वो 200 KLPD पे 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला है, तो उसने बड़े अच्छे नंबर दिखाए हैं। ये नंबर आगे जाके और भी अच्छे होंगे क्योंकि हमने पिछले महीने ही ये प्लांट की कैपेसिटी डबल कर दी है, 200 KLPD से 400 KLPD कर दिया है इसको, बाय ऐड करके एक एथेनॉल डेडिकेटेड प्लांट एंड पावर प्लांट जो पराली पे चलेगा। तो बठिंडा यूनिट से हमें उम्मीद है कि जो आगे वाले क्वार्टर्स आएंगे उसमें रेवेन्यू भी बढ़ेगा और EBITDA मार्जिन भी बेटर होंगे, क्योंकि इससे हमारा पावर और स्टीम कॉस्ट काफी कम होता है। अगर एडिबल ऑयल सेक्टर की बात करी जाए तो ये क्वार्टर आई थिंक सभी के लिए काफी खराब रहा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। इसको ध्यान में देखते हुए हमारी कंपनी काफी धैर्य से चली और कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिए, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो हमारे कंपेटिटर्स ने इस क्वार्टर में ज्यादातर लॉस दिखाया है सेक्टर में, हम कम से कम थोड़ा लॉस से बच गए। तो आगे वाले क्वार्टर्स में इस सेक्टर में भी उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन है कि ये बेटर परफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ आगे वाले क्वार्टर्स में और भी अच्छी दिखती नजर आ रही है। चलिए सर, बढ़िया है। आगे के लिए मार्जिन रेंज क्या एक्सपेक्ट करें कंपनी की? इस बार तो आपके मार्जिन अच्छे एक्सपैंड होकर आए, 9.3% रहे, क्या मार्जिन रेंज रहेगी?
सर अगर सेक्टर वाइज बात करी जाए तो आई थिंक डिस्टिलरी सेक्टर में 15 से 18% EBITDA मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पॉलिसी चेंज आया है एथनॉल सेक्टर में, तो अभी खुल के पता चलेगा अगले 2 महीनों में कि क्या सिनेरियो है मार्केट का। और जो एडिबल ऑयल सेक्टर है उसमें 4% के करीब EBITDA मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, चलिए बढ़िया है। अच्छा, 2-3 सर रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं एथनॉल को लेकर, जिस पर आपकी एक बार पहले व्यू जानना है। हमने देखा कि जो ग्रेन बेस्ड एथनॉल है उसका कंट्रीब्यूशन 17% क्रॉस हो चुका है। जरा बताइए, क्या ग्रेन बेस्ड एथनॉल कॉस्ट वाइज ज्यादा एफिशिएंट रहता है प्रोडक्शन के लिए? क्या इसमें ज्यादा बेनिफिट रहते हैं प्रोड्यूसर के लिए कंपेयर टू शुगर केन, या फिर सेम ही है? क्या डिफरेंस होता है सर? तो देखिए, इंडस्ट्री दोनों अलग है। शुगर की जो इंडिया की प्रोडक्शन है वो जहां पर पहुंच गई है उससे ऊपर नहीं जा सकती। इसको देखते हुए सरकार ने ग्रेन बेस्ड एथनॉल को प्रमोट करा था और करते आ रहे हैं। इसके कई फायदे हैं कि कॉस्ट एफिशिएंसी, एक तो जो फार्मर आज की डेट में अनाज उगा रहा है हमारे देश में, उसकी क्रॉप की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब इस साल जब देखा जाए मक्की रिकॉर्ड हाई पे बिकी है इंडिया में, और जिस भी फार्मर ने मक्का उगाया है उसको बहुत बेनिफिट हुआ है। इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है किसी भी तरीके से, और ये जो ग्रेन बेस्ड एथनॉल है ये डायरेक्टली बहुत लोगों को बेनिफिट देता है। तो इसीलिए आई थिंक सरकार ने इसको प्रमोट करा है, और आगे जाके भी सरकार का जो ध्यान है और सभी का ध्यान है वो है एथनॉल जो मक्के से बनता है। हमारी कंपनी शुरू दिन से ये कहती आ रही थी कि फ्यूचर मक्के का है, और इसीलिए हमारे जो भी एथनॉल के प्लांट्स लगे हैं सब में मेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। और हमको बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि आज हमारे सारे एथनॉल यूनिट्स सिर्फ मेज पे चल रहे हैं, और इससे हमारी कंपनी एथनॉल भी दे पा रही है जब काफी कंपेटिटर्स नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी अभी तक नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। ओके, तो चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा सर, दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। जो प्राइस ऑफ एथनॉल है डैमेज ग्रेन से बनता है वो सरकार ने 4.75 पर लीटर से बढ़ाया है, और मेज का 6 रुपीज पर लीटर से बढ़ाया है। इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, और क्या आगे प्राइस बढ़ने की और संभावना है, या फिर ये प्राइस आपको एक्सेप्टेबल है? सर इससे बेनिफिट तो ये होता कि जो एफसीआई ने सप्लाई रोक दी थी ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज को, जिससे काफी 1 महीना काफी डिस्टर्बेंस रही एथनॉल के काम में, अब वो दोबारा रिज्यूम हो गया है। हमने काफी मक्का मार्केट से खरीदा है जिसके अगेंस्ट हम एथनॉल बना के ओएमसीज को अब दे पा रहे हैं। तो जो ये मक्के का रेट बढ़ा है ये आज की डेट में तो ठीक है, लेकिन अगले 1-2 महीने में जैसी मक्के की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो मक्के का प्राइस और भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमारे को उम्मीद है कि सरकार इसका रेट थोड़ा और बढ़ा दे। ओके, तो थोड़ा रेट और बढ़ाए तो बेटर रहेगा। अच्छा, जो आपने बात करी कि एफसीआई ने राइस सप्लाई रोका भी था एथनॉल मेकर्स के लिए, इसका क्या इंपैक्ट हुआ है, और क्या ये सिचुएशन आगे रिजॉल्व होगी, रिजॉल्व हो चुकी है, क्या अपडेट है उसको लेकर ये भी बताएं सर। सर इसका इम्पैक्ट तो ये हुआ है कि अब सारी एथनॉल मेकर्स या तो डैमेज फूड ग्रेन पे चल रहे हैं या मेज पे। तो जो ब्रोकन ग्रेन की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है, अब इसका रेजोल्यूशन तो मैं सही आदमी नहीं हूं उस पर कमेंट करने के लिए। आई थिंक अब इसका रेजोल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा, तो उसका कोई अपडेट नहीं है कि कब आएगा। बट ठीक है, ये जो रेट बढ़े हैं उससे काम दोबारा शुरू हो गया है, और जो हमारी एक्सपर्टीज है मेज में वो अब काम आएगी हमारी कंपनी के लिए। चलिए बढ़िया है। आगे के लिए कुछ एक्सपेंशन केपेक्स प्लान कुछ सोचा है सर? सर अभी हमारी कंपनी 600 KLPD कैपेसिटी की कंपनी बन गई है। 100 KLPD खड़गपुर बंगाल में और ऐड किया जा रहा है, जिसके लिए सारी परमिशंस आ चुकी हैं, साइट पे काम चल रहा है, और हमारी कोशिश है कि दिसंबर में ये एनहांस्ड कैपेसिटी चालू कर दें। तो अभी यही एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। ओके, चलिए बढ़िया है सर। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने डिटेल में सारे अपडेट्स और डेवलपमेंट्स भी बताए। बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल साहब, आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए भी। ये है आपके लिए बीसीएल इंडस्ट्रीज, और जैसा मैनेजमेंट ने कहा कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में है, स्टॉक भी थोड़ा ठीक रिएक्ट कर रहा है, नंबर्स इनके अच्छे थे। अब देखते हैं
आगे अगर ये परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे या नहीं। आइए न्यूज पर व्यूज के लिहाज से आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि और भी कुछ इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाली है। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई और बाजार इनिशियल बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा संभला, बट उसके बाद एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। 19,300 निफ्टी होल्ड कर रहा है। पिछले आधे घंटे में कुछ बड़ा एक्शन ना ही निफ्टी में आपने देखा है और ना ही बैंक निफ्टी में भी। एग्जैक्टली 43,850 के लेवल पर बैंक निफ्टी भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो एक फ्लैट लाइन मूव हो गई है बाजार में। मिड कैप स्मॉल कैप में भी इनिशियल बड़ी गिरावट के बाद आपको थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं बाजार। आइए पर हम कुछ बेहतरीन कॉल्स ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आइए 10 की कमाई का स्टॉक लेते हैं हिमांशु जी का। हिमांशु जी बताएं सर। जी दीप 10 की कमाई के लिए खरीदारी करनी है स्टर्लिंग टूल्स में, जिसका करंट भाव है लगभग 345-346 रुपए। ये पहले भी मैं रिकमेंड करते आया हूँ लोअर लेवल्स पर, काफी नीचे के लेवल से। और अब ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के लोअर एंड पर है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आता है। कंपनी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फास्टनर्स की हिंदुस्तान में, और मुझे लगता है कि जिस तरह का टेक्निकल सेटअप है, ये स्टॉक वापस से यहाँ से अगर 6 से 8 महीने का नजरिया लेके स्टॉक लिया जाए तो 450 से 480 रुपए तक की टारगेट से दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 320 रुपए की क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ स्टर्लिंग टूल्स रहेगा आज के लिए पोजिशनली 10 की कमाई की खरीदारी के लिए रिकमेंडेशन। ओके, तो 10 की कमाई के लिए स्टर्लिंग टूल्स, ये है हिमांशु जी की पसंद। आइए जैसे भी एक ट्रेडिंग कॉल लेनी है, बिगुल जय का जैकपॉट। बताया जाए पॉली कैब फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। ये 4702 to 47056 ये रेंज में आप खरीदे। 4702 4706 की रेंज है पॉली कैब फ्यूचर्स को। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको जो हिसाब से एक रिकवरी देखने मिली और जो हिसाब से ओवरऑल एक स्टॉक ट्रेंड में रहा है, डाउनसाइड में 4580 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स ऊपर में दीप इसके बनेंगे 4820 के, 4820, और ये पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर इनफैक्ट इसमें फर्दर आपको मूव 4900 तक की भी देखने मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ऊपर की तरफ। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमें स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखने मिला है। बट आई थिंक विथ फ्राइडेज मूव ये स्टॉक में एक डाउनसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्टेड रहेगी एटलीस्ट टिल 4580 लेवल्स। आपके लिए पॉलीकैब 4700 पे ट्रेड कर रहा है। 4580 का स्टॉप लॉस लगाइए। 4820 और फिर 4900 तक के टारगेट्स यहां पर आपको आते हुए दिखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिस पर बात करनी है, इनफैक्ट ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जिस पर आपको बात करनी है, वो है आपके अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। अदानी पोर्ट्स देखिए 3% आपको नीचे दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस 4.5% का कट है और बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी आपको कमजोरी है। और अदानी पोर्ट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, बट पूरे ग्रुप पर ही थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट इसका आते दिखा है। एक बार जरा डालते हैं क्या नई चीज हुई है यहाँ पर। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अपडेट ये आता हुआ दिखा है कि जो अडानी पोर्ट के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है डेलोइट है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा देते हुए दिखे हैं। और इस्तीफा जो उन्होंने दिया है वो इमीडिएट इफेक्ट से दिया है कि मतलब लगातार जब से ये लेटर है उसी समय से रेजिग्नेशन होता हुआ दिखा है। अगर आप देखें कुछ समय से जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से अगर आप देखें लगातार यहाँ पर एक क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो उनकी तरफ से आ ही रहा है। और अगर आप देखें उन्होंने रीजन क्या देते हुए दिखे, उन्होंने रीजन ये क्या है क्योंकि वो जो दूसरे अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं वहां पे वो ऑडिटर नहीं है, उसके चलते जो है वो यहाँ पर रेजिग्नेशन देते हुए दिखे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में अगर आप देखें मई 2017 में उन्हें अगर आप देखें वो डेलोइट जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होते हुए दिखे थे। फिर उसके बाद जुलाई 2022 में जब वो पूरा 5 साल कंप्लीट कर दिया था उसके बाद उन्हें फिर वापस से जो है रीअपॉइंट किया गया था। ये अगर आप बात करें जुलाई 2022 में ही उन्हें वापस से रीअपॉइंट होता हुआ किया था।
और एक साल लगभग 1 साल हुआ है, 1 साल के आसपास ही उन्होंने जो है यहाँ पर रेजिग्नेशन देते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप देखें जो बोर्ड ने नए जो ऑडिटर हैं MSK एंड एसोसिएट्स जो है उनको स्टैट्यूटरी नियुक्त भी कर दिया है। इसके साथ जब ये रेजिग्नेशन हुआ तब ऑडिट कमेटी जो है उनका ये कहना है, क्योंकि जो डेलोइट ने कारण दिया है जिस वजह की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है वो उन्होंने बताया है कि वो संतोषजनक नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रीम अगर आप बात करें तो कुछ समय पहले जब अडानी टोटल गैस में भी शाह धंधेरिया एंड कंपनी LLP उन्होंने भी अगर तब देखे वहां पर रेजिग्नेशन दिया था। उन्होंने कारण ये दिया था कि वो ऑलरेडी जो है प्री ऑक्यूपाइड है, मतलब उनके पास ऑलरेडी कई सारा काम है, उसके चलते यहाँ पर रेजिग्नेशन देते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पर रेजिग्नेशन आता हुआ दिखा है और इन्हें 1 साल पहले ही रीअपॉइंट किया गया था और यहाँ पे जो है वापस अब देखें एक को जो डेलोइट है वहां पर रेजिग्नेशन देती हुई दिखी है। डेलोइट ने रेजिग्नेशन दे दिया, नए ऑडिटर इन्होंने ऑलरेडी अपॉइंट, बिल्कुल बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया है, उससे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आना बाकी है। बट रीसेंट हिस्ट्री हम देखें तो बाकी ग्रुप कंपनीज में भी रेजिग्नेशंस हुए हैं ऑडिटर्स के। चलिए आई थिंक इसकी वजह से बाजार भी थोड़ा कमजोर कर रहा है। आज आई थिंक हिंडनबर्ग की जो सभी की रिपोर्ट है वो सबमिट करने की भी डेडलाइन है, आखिरी दिन है, तो आज वो भी एक डेवलपमेंट होगा। तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स यहां पर आज आपको करना है फोकस। बट फोकस में है एक और खास कंपनी जिसके नतीजों पर हम बात कर रहे हैं, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स वैसे तो आप कंपनी के बारे में जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। 1986 में कामकाज शुरू किया था। परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स की दिग्गज मैन्युफैक्चरर है। भारत समेत ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की, 210 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है, एक ट्रू इंडियन MNC है। 80 से ज्यादा देशों में इनकी प्रेजेंस है, करीब 1400 ग्राहक है और कई बड़ी कंपनीज को ये सप्लाई करते हैं जैसे कि यूनिलीवर, रैकेट बेनकाइजर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लॉरियल, हिमालय, कोलगेट, कैल्विन केयर और भी कई सारे इसमें शामिल है प्रोडक्ट्स। हमारे साथ जुड़ रहे हैं के नटराजन साहब, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, ICWA से कॉस्ट अकाउंटेंसी भी की है सर ने। मई 2016 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी सर ने किया है। इसके साथ ही इंडियन ऑर्गेनिक केमिकल्स के में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस रह चुके हैं सर। 1993 में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के साथ सर जुड़े हुए हैं। नंबर्स की बात करें, थोड़े मिलीजुली परफॉर्मेंस थी। रेवेन्यू में थोड़ा प्रेशर हमने देखा है, 19% रेवेन्यू गिरे थे, थोड़ा मुनाफे और एबिटा में भी वीकनेस देखी, बट मार्जिन्स बढ़कर आए। 12.7% के मार्जिन्स यहां पर आपके 13.1% के आए। नटराजन सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए सर। पहले तो एक बार थोड़ा नंबर्स के बारे में बताएं, क्या कुछ हाईलाइट्स रहे हैं क्वार्टर के? हाँ, बड़े हाईलाइट ये तो है कि इंडिया वॉल्यूम्स काफी अच्छा हाई डबल डिजिट्स का ग्रोथ हमने अचीव किया है और ओवरऑल परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स का भी वी हैव अचीव डबल डिजिट growth rate compared to the corresponding quarter last year. Yes, there have been pressures in volumes with regard to North America as well as Africa, Middle East, Turkey due to destocking and the inflationary pressures in Africa, Middle East and Turkey. But things are looking good. I think moving forward, we do see that we'll be able to see a better second half of this current financial year. सर मार्जिन्स आपके अच्छे रहे हैं, क्या वजह रही है और दूसरी क्या ये आगे मेंटेन कर पाएंगे? आपका सवाल जरा रिपीट करेंगे? मार्जिन्स आपके थोड़े इंप्रूव होकर आए, 12.7% के मार्जिन्स 13.1% रहे, तो मार्जिन एक्सपेंशन कैसे हुआ और क्या आगे आप मेंटेन कर पाएंगे इन लेवल्स पर मार्जिन्स? सो मार्जिन एक्सपेंशन इसके लिए हुआ बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी कम हुए, सो ऑब्वियसली सेल्स रेवेन्यू जब भी कम हुआ तो आपको मार्जिन्स बढ़कर दिखेगा। पर हमारा इबिटा पर मेट्रिक टन जिसके बारे में हम गाइडेंस देते हैं वो ऑलमोस्ट 21,500 पर मेट्रिक टन के करीब है, वो काफी अच्छा है and we do hope to continue delivering that EBITDA per metric ton in the coming quarters. वॉल्यूम ग्रोथ सर 7.4% की रही है, FY24 के लिए आपने कहा भी है 6 to 8% है, तो उस हिसाब से तो बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ भी रही है। गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं, आगे के क्या ट्रेंड्स दिखते हैं? हाँ, गाइडेंस वॉल्यूम गाइडेंस को मेंटेन कर रहे हैं 6 to 8% and we do hope that the external environment keeps cooperating as it has been cooperating in the first quarter, and we see no reason why we will not be able to deliver the 6 to 8% volume growth. आपने ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी डी स्टॉकिंग की बात करी है, और आने वाले क्वार्टर्स में भी प्रेशर दिखता है या फिर कब से ये सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती हुई दिखेगी सर? मेजर डी स्टॉकिंग का जो इश्यू है वो तो हमारा यूएस मार्केट्स में है, तो हमारा कस्टमर से जो बातचीत हुई है उससे ये पता चल रहा है कि शायद
सितंबर तक ये खत्म हो जाना चाहिए, तो सेकेंड हाफ में बाइंग चालू हो जाएगा यूएस का, हमारा कस्टमर्स का। सो वी सी थिंग्स इंप्रूविंग फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। क्या फिर उस समय गाइडेंस बढ़ाने की भी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि अगर आप इस समय देख रहे हैं आपके परफॉर्मेंस अच्छी है, तो क्या आगे जाकर ये और बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? तो जरूर, हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम जरा एक क्वार्टर के एंड तक रुकेंगे, देन we'll be able to guide for a better numbers if things start really sustaining. प्रोडक्ट लॉन्चेस या नई प्रोडक्ट लाइन लाने के प्लान्स सर? नहीं, हमारा प्रोडक्ट लाइन्स पे काफी नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए थे लास्ट 3 साल में, उसका हमारा मार्केट लॉन्च हुआ है, काफी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है, तो विच विल बूस्ट अवर स्पेशलिटी प्रोडक्ट वॉल्यूम्स। प्लस हमारा काफी प्रोडक्ट्स R&D के इसमें से हमारा तैयार होके बाहर निकल रहा है, जिसका लॉन्च हम सही समय पर निर्णय लेंगे। बट यस, काफी अच्छा पाइपलाइन है हमारा R&D का और इनोवेशन का, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और केपेक्स प्लान सर? सर केपेक्स प्लान कुछ या करंट फैसिलिटी को एक्सपैंड करने का कोई प्लान इस समय? हाँ, हमारा ऑलरेडी एक एक्सपेंशन तो रिसेंटली हम कमीशन किए थे फरवरी में, सो हमारा और भी कुछ एक्सपेंशन चालू है। हम बरस में ऑलमोस्ट 150 करोड़ का कैपेक्स खर्च करते हैं, तो कुछ एक्सपेंशन चालू है हमारा इजिप्ट और जगाड़िया फैसिलिटीज में, काफी डी बॉटलनेकिंग प्लस ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी चालू है, which will aid us in terms of serving the markets very well in terms of demand, which we see getting better in the coming quarters. चलिए बढ़िया सर, शुभकामनाएं आपको, आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस रहे। इस क्वार्टर में तो थोड़ी परफॉर्मेंस आपकी गिर का है, बट जैसे कहा डी स्टॉकिंग का इंपैक्ट है, आगे उसको सुधारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नटराजन साहब, आज बिजनेस को टाइम देने। थैंक यू सर। तो यह आपके लिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, रखिए इस पर नजर। फिलहाल ग्रोथ गाइडेंस कंपनी मेंटेन कर रही है, और स्पेशली सेकेंड हाफ यानी कि अगली तिमाही से Q2 तो फिलहाल चल रही है, Q3 ऑनवर्ड्स थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से एक्सपेक्टेशन भी है कंपनी की। फिलहाल 2-2.5% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बताइए एसपीएल मिड कैप, सेठी साहब और पालविया साहब दोनों हमारे साथ। आइए लेते हैं सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, जो मेरी आज की शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, GRSE के नाम से ये ट्रेड होता है। 605 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 630 के शॉर्ट टर्म टारगेट है और 590 का स्टॉप लॉस लगाना है। अब बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, शिप बिल्डिंग के कारोबार में है, और मेनली इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वॉरशिप्स वगैरह बनाती है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से सरकार का डिफेंस पे फोकस है, मेक इन इंडिया पे फोकस है, तो ये जितने डिफेंस वाले स्टॉक्स, और खास करके ये जो भी शिप बिल्डिंग के कारोबार में है, जैसे कोचिन शिपयार्ड या मझगांव डॉक, सबने बहुत अच्छा किया। ये स्टॉक भी मुझे लगता है जो, और आज इसको पिक करने के पीछे भी कारण है, लास्ट वीक इसके भी नतीजे आ गए, फ्राइडे को शायद नतीजा है, बहुत ही दमदार नतीजे हैं। 50 करोड़ के पैट के सामने 76 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जून क्वार्टर में। बाकी दमदार फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है, बहुत ही अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है, और कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स लाइक HDFC इसमें इन्वेस्टेड है। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक इवन रमेश दमानी जी का भी 1.09% इसमें स्टेक है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 630, स्टॉप लॉस ऑफ 590। ओके, तो ये आपके लिए गार्डन रीच। शेठी साहब वैसे जब आपने बात करी तो 618 पर ऑलरेडी था ये काउंटर, तो टारगेट थोड़े रिवाइज करने की, यहाँ से 2% ऊपर भी नहीं है, या फिर थोड़े डिप पे देखे, क्या राय देंगे सर? एक्चुअली जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो 605 के आसपास ही था, फिर मैंने देखा नहीं करंट रेट, यानी इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल में। स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, और 640 650 भी बहुत जल्दी आ सकते हैं, तो टारगेट्स को रिवाइज करके 640 650 के टारगेट के लिए वेट करें इसमें। 640 650 के भी टारगेट्स आ सकते हैं। ऑलरेडी आज एक बड़ा स्पाइक आ गया, नंबर्स भी आए थे, वरिंदर रिजल्ट एक्सरे में वरिंदर बता भी रहे थे, नंबर्स उन्हें अच्छे भी लगे, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहां पर आपको रखनी है नजर। सेठी साहब की है पसंद। आइए पालविया साहब से ले उनकी शॉर्ट टर्म पिक। पालविया साहब बताएं सर। 6% का एक अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिखा, लेकिन इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक सस्टेन्ड अपट्रेंड में नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से वीकली बेसिस पे स्टॉक में एक सस्टेन्ड बेसिस पे बाइंग दिख रही है, हमें लगता है ये शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 560 से लेके 570 तक के अपमूव। एक बार जरा स्टॉक फिर से बताएंगे, आई थिंक मिस हो गया सर, कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? किर्लोस्कर ऑयल इंजन। जी सर बताएं।
इसमें हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 560 से लेके 570 तक के। करंट लेवल से यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 485 के आसपास। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक पे। ओके, तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक पालविया साहब की तरफ से। बट जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सेठी साहब आपको एक खास पिक भी देने वाले हैं। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक खास फ्रीडम स्टॉक दे रहे हैं सेठी साहब। जय की 10 की कमाई भी लेनी है, बट आई क्योंकि नतीजों का सीजन टुवर्ड्स एंड आ रहा है, भरपूर नंबर्स आए हैं कंपनीज के। एक और खास मैनेजमेंट से करते हैं बातचीत, आइए करते हैं उनका स्वागत न्यूज पर न्यूज में। हम बात कर रहे हैं फिनोलेक्स केबल्स के साथ, एंड अगेन ये भी कंपनी है, स्टॉक है जिसके बारे में आप जानते हैं, कई बार डिस्कशन भी हुआ है। इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन केबल बनाने की देश की सबसे बड़ी कंपनी है फिनोलेक्स केबल्स। ऑटोमोबाइल्स, लाइटिंग, केबल टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, एलईडी लैंप्स, पंखे, कम वोल्टेज वाले एमसीबीज, वाटर हीटर्स और इलेक्ट्रिक आयंस भी बनाती है। तो कंज्यूमर साइड पर भी है, एंड ऑफ कोर्स एक बड़ा इंडस्ट्रियल कारोबार भी है कंपनी का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर महेश विश्वनाथन साहब। सर ने फाइनेंस सेक्टर में सर का 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आईसीएआई से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है सर। 10 साल से फिनोलेक्स केबल्स के साथ हैं। उससे पहले फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर ने एक लंबी पारी खेली थी। विश्वनाथन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। आपके नंबर्स पर बात करनी है सर, और नंबर्स हमने देखा है अच्छे आए हैं। रेवेन्यू करीब 19% बढ़कर आया है, एबिटा 22% बढ़ा है, मार्जिन्स आपके सुधर कर आए हैं, मुनाफे में भी 33% की ग्रोथ रही है, ग्रॉस मार्जिन्स भी अच्छे रहे हैं। और सारे बिजनेस वर्टिकल्स की देखें तो थोड़ा कम्युनिकेशन में वाई थोड़ी कमजोरी थी, बट अदरवाइज परफॉर्मेंस ज्यादातर अच्छी रही है। तो नंबर्स अच्छे हैं सर, जरा बताएं क्या कुछ हाईलाइट्स रही, कैसे आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर, टाइम देने के लिए। नंबर अच्छे रहे, 1,200 कोटि का 1,243 crores of top line against 1,032 crores from last quarter, so 22% improvement. And सभी सेगमेंट्स में हमने अच्छे किए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ काफी हुआ है। जो हमारे सबसे ज्यादा बिगेस्ट सेगमेंट इलेक्ट्रिकल केबल्स, उसमें 22% का ग्रोथ हुआ है, बट वॉल्यूम वाइज इट इज ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ इन द वॉल्यूम्स। कम्युनिकेशन केबल्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू द नंबर्स आर मोर और लेस सिमिलर टू लास्ट ईयर, बट वॉल्यूम में काफी ग्रोथ हुआ है। कम्युनिकेशन केबल्स में दोनों फाइबर बेस्ड केबल्स भी है और मेटल बेस्ड केबल्स भी है। मेटल बेस्ड केबल्स में हमारा ग्रोथ वॉल्यूम में करीब 17% हुआ है और फाइबर बेस्ड केबल्स में करीब 50% हुआ है। देयर हैज बीन अ प्राइस इरोशन। फाइबर, अगर आपको पता है तो फाइबर का प्राइसेस काफी कम हुए हैं इन द लास्ट 1 year. There was a lot of dumping coming from outside of India, and thankfully the government has imposed anti-dumping duties 2 weeks ago. तो मुझे यकीन है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये थोड़ा सा सुधर होगा और रियलाइजेशंस वापस स्टैंडर्ड साइड पे आएंगे। The one area where we could have done better was on the appliances. वहां पे अभी भी हालांकि इन्फ्लेशन कम हुआ है, फिर भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो है जो कहते हैं वो इवन नाउ आई थिंक देयर इज सम हेसिटेशन, तो उसकी वजह से रेवेन्यू पे असर पड़ा है। अदर देन दैट the unseasonal rains in April, May in many parts of the country also impacted the sales of appliances. मुझे उम्मीद है जैसा हम देख रहे हैं रियल एस्टेट इज डूइंग वेरी वेल, तो आगे जाके सेकेंड हाफ में आई थिंक दैट इम्प्रूवमेंट विल स्टार्ट शोइंग अप इन द अप्लायंसेस सेक्टर आल्सो। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। चलिए, तो ये तो रहा आपका पूरा परफॉर्मेंस की बात था। अच्छा, जो आपने कहा इलेक्ट्रिकल केबल सेगमेंट में इस समय 20% की वॉल्यूम ग्रोथ आपने देखी है, FY24 के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं? इस सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ दिख सकती है? आई थिंक अगर रियल एस्टेट का ग्रोथ ऐसे ही रहे
So that 20% should carry through the year. I don't believe it is a one quarter phenomenon, but अगर ये growth real estate sector में continue रहे तो इसी तरह की growth आ सकती है। और सर मार्जिन कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रिकल केबल्स में तो 13% के मार्जिन है, क्या आप ये मेंटेन कर पाएंगे? और ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन के लिए भी क्या रेंज देख रहे हैं? हमारा इलेक्ट्रिकल केबल्स में मार्जिन हमेशा 13-14% रहे हैं। बीच में लास्ट ईयर देयर वाज वन क्वार्टर वेयर वी डिड आई थिंक, बट वापस वी हैव कम बैक टू नॉर्मलसी एंड आई थिंक दिस इज सस्टेनेबल। 13% इज सस्टेनेबल। अगर आप पिछले काफी साल भी देखेंगे तो हमारे मार्जिन्स हैव बीन अराउंड दिस एट दिस रेंज। अंडरस्टूड सर, बढ़िया है। अच्छा, 5G रोल आउट हो रहा है सर, थोड़ा इसके बारे में बताएं। क्या आप अपनी तरफ से क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? कुछ केपेक्स है इससे रिलेटेड, या यहाँ पर कैपेसिटी कैसी होगी? अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही है सर? अपॉर्चुनिटीज तो काफी है। जैसा आपको पता होगा, करीब the towers that are fiberized in our country are very less than 50% are connected by fiber. तो उसमें अपॉर्चुनिटीज काफी है। एंड जैसे जैसे 5G का रोल आउट continues and more applications get on 5G, the fiber requirement will increase. Last week, the government announced, or at least the cabinet cleared 1,40,000 crores of capex in connecting the last mile for broadband. तो इससे भी आगे जाके अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। All of this is not going to come in 1 or 2 quarters, but this will have an effect for the next few years. So as 5G का रोल आउट विस्तार होते जाते हैं, तो आई थिंक द अपॉर्चुनिटीज विल बी मोर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, और आशा करते हैं आगे भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, ऐसी बढ़िया परफॉर्मेंस आती रहे। विश्वनाथन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए सर। थैंक यू सर। तो यह आपके लिए फिनोलेक्स केबल्स का मैनेजमेंट, जैसे सर ने कहा, इलेक्ट्रिकल केबल सेगमेंट तो इनका अच्छा ही रहता है। थोड़ा अप्लायंसेज में कमजोरी थी और थोड़ा फाइबर में प्रॉब्लम थी, बट आगे जाकर परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। फिलहाल आज स्टॉक आपको 6-6.25% नीचे ट्रेड करते हुए दिखेगा। आइए, 10 की कमाई लेनी है एक जय ठक्कर के साथ। जय, बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। वी गार्ड पर मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है दीप। एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हमें लास्ट वीक आते हुए देखने मिला। ये स्टॉक में 296 के ऊपर, इनफैक्ट काफी बार इन पास्ट में मैंने रेकमेंड किया और अच्छे टारगेट्स हमारे हासिल हुए। स्लो मूव किया अभी तक ये स्टॉक ने, बट अब फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स आते हुए देखने मिला है। सो यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन है मेरी, एंड 283 का एक स्टॉप लॉस रहेगा दीप। वी गार्ड पर टारगेट्स ऊपर में लगभग 375 का निकल कर आ रहे हैं। के टारगेट ले वी गार्ड पर करें खरीदारी। ये फ्रीडम स्टॉक्स लेने का दिन है और सेठी साहब है हमारे साथ, हर बार बढ़िया पिक्स देते हैं, तो एक फ्रीडम स्टॉक सेठी साहब से भी लेते हैं। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल, पहले तो थैंक यू दीपांशु फॉर अकोमोडेटिंग, फॉर टेकिंग अप माय रिक्वेस्ट। दीपांशु, आज जो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में जो एक फ्रीडम स्टॉक, जो कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है निवेशकों को, वैसा एक स्टॉक लाया हूं। स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंट्स, जो अभी 735 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके 9 से 12 महीने के मेरे टारगेट है 875 रुपए के। इस स्टॉक को मैंने हाल ही में, जो मेरी दोपहर को सेगमेंट होती है सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स, 24 जुलाई को 646 के लेवल पे रिकमेंड किया है। वहां से अभी अच्छे अपसाइड भी हो गए, 735 के लेवल पे आज ये स्टॉक है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है ये। कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली वन ऑफ द 4 प्लेयर्स है भारत में, और इनका भारत के मार्केट में अराउंड 19% का मार्केट शेयर है। और ये जो इक्विपमेंट बनाती है वो QR कोड और बार कोड के लिए काम आता है, जो कि आजकल काफी चीजों में मैंडेटरी है, तो उसके कारण से एक अच्छी ग्रोथ दिखी जा रही है। बाकी इस कंपनी का एक जर्मनी और एक स्पेन की कंपनी के साथ भी टेक्निकल टाई अप है, और इन्होंने एक नेदरलैंड्स में भी मार्क प्रिंट नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया हुआ है, तो उससे भी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है गोदरेज, HUL, ITC, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सबको कैटर करती है। और हाल ही में हमने देखा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी QR कोड को मैंडेटरी किया है, तो उसका भी एक फायदा मिलना चाहिए। फिर ऐसे भी माना जा रहा है कि हाल ही में जो कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है सरकार ने,
वैसे ही इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन सरकार प्रिंटर्स पे भी करने जा रही है, तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। जून तिमाही के नतीजे बेहद ही दमदार थे। 11 करोड़ के सामने 14 करोड़ का पैट आया। अच्छे रिटर्न रेशियोज है। जीरो डेट कंपनी, FIIs भी अराउंड 16% स्टेक ओन करते हैं, तो हर तरह से सब कुछ है एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने का इस स्टॉक में। तो खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 875 रुपए। 875 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। कंट्रोल प्रिंट, ये है सेठी साहब की फ्रीडम स्टॉक जो आ रहा है आपके लिए। सेठी साहब शुक्रिया ये स्टॉक हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ऐसे ही कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स भी आपके लिए आने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक्स ये देने वाले हैं आपको 3 खास एक्सपर्ट्स। हमारा खास शो है 11 बजे, बस कुछ ही देर में आ रहा है आपके लिए। अमरीश बालिगा साहब है हमारे साथ, साथ ही धर्मेश कांत साहब है हमारे साथ, और सिद्धार्थ सिधानी भी होंगे। तो बस ये शो आ रहा है आपके लिए बस कुछ ही मिनटों में। फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक्स, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कुछ ऐसे बढ़िया निवेश के आइडियाज जो आगे आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। बट फिलहाल आज सुबह के शो में हमारा साथ देने के लिए हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया। सेठी साहब और पालविया साहब SPL मिड कैप से जुड़ने के लिए, सुबह से हमारे साथ जुड़े सुमित जी, हिमांशु जी, आपका भी शुक्रिया, और जय ठक्कर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोजिंग शो में फिर से करेंगे मुलाकात और बाजार के एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। बट जैसा हमारी रोज का ट्रेडिशन है, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।